और ये चेक करते रहा करें कि रिकॉर्ड हो रही है ना। तो ये मैं आपको बता रहा था कि मेरी 3 किताबें हैं, इनके टॉपिक अभी टाइटल जो हैं वो शायद फाइनलाइज नहीं हुए। टॉपिक्स मुख्तलिफ हैं। पहली किताब ये है एक्साइटिंग एडवेंचर्स ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरी किताब है इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं, बेसिकली दूसरी या तीसरी किताब है जी सर। डिस्कवरिंग द रिदम ऑफ द यूनिवर्स, कि जो ऑर्बिट्स हैं वो किस तरह से हैं। अच्छा, और एक किताब है जो आपके लिए और भी ज़्यादा अहम होगी, वो ये कि डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है ना, आपको पता है। तो बिल्कुल सर। वो किसी प्रॉब्लम से एवरीडे प्रॉब्लम, जैसे कोरोना फैल रहा है तो उसका मैथमेटिकल मॉडल कैसे बनाएंगे। तो मॉडलिंग के ऊपर है वो सेकंड किताब जो है। उसका मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से टाइटल। यहाँ मेरे ख्याल में उसका टाइटल नहीं दिया हुआ। माई कैलकुलस बुक पार्ट 1 जी, पार्ट 3 माई कैलकुलस बुक। क्या नाम है भाई, किसी और को पता है मेरी सेकंड किताब का क्या नाम है? हाँ, ये है इसका नाम है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ, इसका नाम है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके लिए ये वाली जो किताब है ना, सेकंड बुक जो है, ये आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगी। इस सब्जेक्ट पे सर मैंने बहुत ज़्यादा सर्चिंग की, लेकिन मुझे कोई भी बुक नहीं मिली, और इसके पीछे मैं बिल्कुल पागल हो गया था। ये मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन और मॉडलिंग हमारा सारा हाँ, काम ही यही अच्छा, है आप सर। इसमें इंटरेस्ट है तो मैं आपको, जो ये किताब इत्तेफाक से देखें आपके सामने ही आ गई। आप मैथमेटिकल मॉडलिंग की बात कर रहे थे ना, ये जी कोई सर। 100 से ऊपर डॉलर की किताब है जो मैंने खरीदी। अगरचे मेरे पास पेंशन के अलावा तो कोई ख़ास, सिवाय कुछ लोग आप जैसे मेहरबान हमारी मदद कर देते हैं वर्कशॉप्स में, तो मैथमेटिकल मॉडलिंग के ऊपर यूजिंग जियोजेब्रा, ये बहुत खूब किताब है। आप मुझे याद करवा दीजिएगा तो मैं आपको ये किताब भी भेज दूंगा। लेकिन मेरी अपनी किताब जो है ये वाली, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को फॉर्मुलेट करते हैं जी सर। और देखते हैं। ये बाकी लोग भी ज़रा देख लें कि डिफरेंशियल कैलकुलस का मकसद ये नहीं है कि आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाए और आप उसको से कहा जाए सॉल्व करें। आपको याद होगा कि मैंने पहले भी ये डिस्कस किया था कि अगर आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे जाएं, MIT के लेक्चर्स देखें, खान अकेडमी और जगह पे जाएं, तो वो ये करते हैं, ख़ास तौर पे MIT वाले, कि वो कहते हैं कि ये इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। भाई, वो इक्वेशन कहाँ से आई है ये तो पता ही नहीं चला। अगर वो बिल्कुल डिफ्यूजन सर। इक्वेशन है तो वो कहाँ से आई है। अगर वो ये जो कोरोना या एपिडेमिक, उसको सार मॉडल कहते हैं, SIR मॉडल, तो वो उस मॉडल को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया है, वो कहाँ से आया है। तो ये जो चीज़ है ना जी, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, उसके बाद मेक अ मैथमेटिकल मॉडल एंड राइट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो पार्ट है ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ, इस किताब में आपको ये मिलेगा और मेरी किताब में भी आपको मिलेगा। उसके बाद सॉल्व द प्रॉब्लम एंड प्रोड्यूस ग्राफ्स, टेबल्स, एटसेट्रा। उसके बाद फिर इंटरप्रेट द सॉल्यूशन। अगर कोई रॉकेट आपकी तरफ फेंका गया है और वो बड़ी तेजी से आ रहा है, तो आपने उसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस
पहले से बनाई हुई थी, आपने वो कंप्यूटर में डाली, उनको सॉल्व किया और आप देखेंगे कि वो किस शहर की तरफ जा रहा है। तो इंटरप्रेट करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और उसके बाद वो जो मॉडल आपने बनाया था ना यहाँ पर, उसको देखना होगा कि वो उसकी एक्यूरेसी कैसी है। अगर उसकी एक्यूरेसी में कोई गड़बड़ है तो या तो आप मैथमेटिकल मॉडल को चेंज करेंगे या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी रह गई है प्रॉब्लम की। ठीक है ना खान साहब, ऐसे ही होता है ना? ऐसे ही होता है सर, बिल्कुल। और उसके बाद हम प्रेडिक्ट द फ्यूचर करेंगे। तो आप जहां पे जा रहे हैं सर्न, वहां पर तो इसकी बहुत जरूरत है। ये देखें, जी एक सर। मैसिव एस्टेरॉयड जो है वो फर्ज करें जमीन की तरफ आ रहा है, तो उसकी जो करंट स्पीड है वो आपको पता है, उसकी डायरेक्शन पता है, उसमें एक्सेलरेशन अगर हो रही है वो पता है। वो अब आपने चेक करना है कि हो सकता है वो 50 साल के बाद या 40 साल के बाद या 10 महीने के बाद ज़मीन से टकराए। तो ये चेक करना है कि क्या वो ज़मीन से टकराएगा कि या ज़मीन के करीब से गुजर जाएगा। इसका मैथमेटिकल मॉडल आप खुद ही सोच लें, बनाना हमारे लिए लाइफ एंड डेथ का प्रॉब्लम है। हाँ, जी सर। तो अगर हम मैथमेटिकल मॉडल सही नहीं बनाएंगे तो हो सकता है हम ये मॉडल बनाएं कि वो ज़मीन से नहीं टकराएगा और वो ज़मीन से टकरा जाता है। तो हमें बड़ा एक्यूरेटली, भाई बाकी लोग आप क्यों नहीं बोल रहे? आप लोग यस क्यों नहीं बोल रहे? हाँ जी सर। ये आप लोग बोल रहे, बाकी लोग? मेरी क्लास शुरू हो तो आप बीच में बोले ना, आप भी पार्टिसिपेट करें इसमें। टाइप का मॉडल। अच्छा, तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि ये नीचे पड़ा हुआ है। हाँ, कौन कौन लोग हैं इस वक्त हमारे पास? समीर भी हैं, तैयबा भी हैं, मंशा अली भी हैं, नौमान साहब भी हैं, नादिया भी हैं। मंशा, आप ये बताएं कि आपने मैथमेटिक्स जब पढ़ा था तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मुलेट किया था या ड्राइव किया था? नहीं सर, कभी ड्राइव तो नहीं किया, वो बस तो इक्वेशन बता देते हैं। हाँ, तो ये देखें, ये जो मेरी पूरी किताब है, ये सेकंड बुक जो है वो इसी चीज़ पर है कि अगर फर्ज करें कोई एस्ट्रॉयड आ रहा है, कोई उसको, उसकी मोशन को, उसकी ट्रेजेक्ट्री को हम किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशंस के ज़रिए से प्रेडिक्ट करेंगे। तो ये एक लाइफ एंड डेथ का प्रॉब्लम है। ये जो है, ये आपको नजर आ रहा है, ये मॉडल है SIR मॉडल, जो कि क्या करता है कि किसी भी जो ये जो डिजीज़ है ना मुख्तलिफ जो फैलती हैं इन्फेक्शन से, इन्फेक्शियस डिजीज़, उनके प्रेडिक्ट करता है कि वो किस तरह से बढ़ेंगी, कम होंगी, कितने लोगों को टीका लगाने की ज़रूरत है, ये सारा मैथमेटिक्स बताता है हमें। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये देखें, ये मौसम की जो प्रिडिक्शन है, मंशाली, मौसम की जो प्रिडिक्शन है, कोई साइक्लोन आ रहा है नॉर्थ अमेरिका के पास, तो वो किस किस शहर के पास से गुजरेगा, कितनी तबाही मचाएगा वो, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं। तो अगर आपको ये मॉडल बनाने नहीं आते, जहां तक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस का ताल्लुक है, तो वो तो कोई ऐसा मसला है नहीं, वो तो हो जाती हैं। खान साहब, आपको पता है कि हमने जो तरीका निकाला है डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का, आप किस तरह से करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व, खान साहब? जी सर। आप कैसे करते हैं? सर अभी तक तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ हमारी रिसर्च में तो अभी तक वास्ता नहीं पड़ा। क्लास में बाय हैंड अच्छा हम सॉल्व करते थे, वही अच्छा, क्लासिकल बाई फार्मूलाज के थ्रू। लेकिन क्या हमारा जो तरीका है ना जी,
वो एक ऐसा तरीका है न्यूमेरिकल एनालिसिस के ज़रिए से कि वो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, चाहे वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे वो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो। यही तो हम अब आज का जो कोर्स हम शुरू कर रहे हैं उसमें हम, अच्छा डिफरेंशिएशन से हम शुरू करेंगे ना आज। डिफरेंशिएशन भी हम उसी तरीके से करते हैं, उसी तरीके से, एक ही तरीका हमारा है जिसको हम सब जगह अप्लाई करते जाते हैं। हम ये नहीं करते कि यहाँ पर ये तरीका लगाओ, यहाँ पर ये तरीका लगाओ और यहाँ पे ये मेरे ख्याल में हमारी किताब की एक मेजर स्ट्रेंथ है कि हम एक ही तरीके से, ये देखें जरासीम, हाउ बैक्टीरिया स्प्रेड्स इन टाइम कैन बी मॉडल्ड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी या कंप्यूटर साइंस किया था खान साहब? कंप्यूटर साइंस सर। अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट की वो है कि इनको किस तरह मॉडल किया जाता है। ये ब्रिजेस जो बनाए जाते हैं उनकी जब उनके ऊपर से गाड़ियां गुजरेंगी तो वो थोड़ा सा वाइब्रेट करेंगे। उनको मॉडल करने के लिए कितना वो वाइब्रेट करेंगे, कहीं इतना वाइब्रेट तो नहीं करेंगे कि वो वाइब्रेशन बढ़नी शुरू हो जाए। ये कई ब्रिजेस ऐसे हैं जो तबाह हो गए सिर्फ इस वजह से कि उनकी डिफरेंशियल इक्वेशंस ठीक से नहीं बनाई गई थी। तो अब आप खुद ही सोचें, खुद ही आप ये सोचें कि ये जो मसाइल हैं इनको मॉडल करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ये जो प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन, आपको पता है जंगल में शेर भी होते हैं और जंगल में भेड़ बकरियां और हिरन भी होते हैं। तो आप सब लोगों से पूछ रहा हूं मैं कि आपको पता है कि सारे शेर जो हैं वो सारे हिरनों को या बकरियों को क्यों नहीं खा जाते? अगर वो सारी बकरियों को खा जाएं तो फिर क्या होगा? और अगर शेर खत्म हो जाएं तो फिर क्या होगा? ये खत्म नहीं होते। ये डिफरेंशियल इक्वेशन से ही आपको पता चलता है। तो ये जो पूरी किताब है ये तो भरी हुई, लिखी हुई इसी चीज के ऊपर है। इसको कहते हैं प्रीडेटर प्रे पॉपुलेशन मॉडल। प्रीडेटर का मतलब होता है जो शिकार करता है, और प्रे हम कहते हैं उसको जो शिकार किया जाता है, और उनकी पॉपुलेशन कैसे चेंज होती है। तो ये देखें टाइम के साथ इनकी पॉपुलेशन कैसे तब्दील हो रही है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हम सेकंड वॉल्यूम में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम डिस्कस करते हैं पहली किताब हमारी जो आपके पास सबके पास पहुंच गई है, जिसका नाम है जिसका ये नाम है बेसिकली एक्साइटिंग एडवेंचर्स इन डिफरेंशियल कैलकुलस यूजिंग जियोजेब्रा। यहाँ से आज हमारा सफ़र शुरू होता है डिफरेंशियल कैलकुलस का, और आप देखिएगा कि आप इस किताब को रियली एंजॉय करेंगे। इसमें कुछ कोटेशंस भी हैं जो मैं आपको सुनाता जाऊंगा। ये यूलर स्पाइरल है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है या इसकी इक्वेशन क्या है? इसको कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन कर्व है। अच्छा, ये किताब भी मैंने ख़ास तौर पे मंगवाई। देखें, ये इस किताब को लिखने के लिए मैंने कोई 2-3 हज़ार डॉलर खर्च किए होंगे। और खान साहब जानते हैं मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है खान साहब? जी बिल्कुल सर। मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपनी खाला के साथ रहता हूँ और उन्होंने मुझे रखा हुआ एक कमरा दिया हुआ है, उस कमरे में मैं बस में रहता हूँ। तो जब तक वो उन्होंने इजाज़त दी हुई है, जब तक वो अल्लाह के फजल से ज़िंदा है, मैं यहाँ रह सकता हूँ। उसके बाद पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये किताबें सारी मैंने ख़रीदी। मेरी वाइफ जो थी बहुत नाराज़ हुई कि यार 3-4 हज़ार डॉलर, ये कोई 15 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ कि अमेज़ॉन पे कोई भी नई किताब आती है मैं फ़ौरन वो किताब जो है मैं ये इसका चार्जर केबल ले लूँ।
यहाँ से जरा देना, ये इधर से जा रही है, ये जा रही है। हाँ, तो मेरा मतलब कहने का ये है कि कितने पापड़ बेलने पड़े हैं इन किताबों को लिखने के लिए कि तकरीबन जितनी भी किताबें कैलकुलस के ऊपर छपी हैं दुनिया में, वो तकरीबन सारी मेरी पर्सनल लाइब्रेरी में मौजूद हैं। तो ये कुछ कोटेशंस भी मैं आपको सुनाऊंगा। पहले लेक्चर में हम पढ़ाई तो करेंगे ही, लेकिन ये चीज़ें भी साथ साथ। आइंस्टाइन पिछले सदी का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन गुजरा है, और आप लोगों को पता होगा कि आइंस्टाइन जब स्कूल में था तो उसको टीचर ये कहते थे, बल्कि कॉलेज में भी था। आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात? यार कोई जवाब ही नहीं दे रहा। जी सर, सुन रहे हैं। यस सर, यस सर। आइंस्टाइन को मेरा ख्याल स्कूल से निकाल दिया था उन्होंने, वही है? हाँ जी, स्कूल से निकाल दिया था। और यूनिवर्सिटी में उसने, यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, आप लोग भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं, या तो उसको एंट्रेंस एग्जाम 2 दफा उसने दिया, दोनों में वो फेल हो गया। और जो मैथ का पार्ट था उसमें तो वो बुरी तरह फेल होता था। तो अब आप ये देखें कि वो दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन कैसे बन गया, जबकि उसने ना कॉलेज ना वो यूनिवर्सिटी गया, सारा कुछ उसने खुद से ही किया है। अच्छा, आपको ये पता है कि वो उसका प्रोफेशन क्या था, वो जॉब क्या करता था जब उसने ये सारी, आप में से कुछ लोगों को इस बात का पता है कि वो जॉब क्या करता था? नहीं सर, जॉब का नहीं आइडिया, किसी को भी नहीं पता। सर न्यूज़पेपर्स बेचता था। हाँ, हेलो मेरी तो वर्कशॉप है भाई, मैं क्या करूं। हम 6:15 बजे निकलेंगे। नहीं, सवा जल्दी आएंगे, 6:15। अच्छा, तो आपको ये सुन के, बाकी लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात? यस सर। देखिए, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपको मालूम होना, इसलिए कि इससे पता चलता है कि जो आइंस्टाइन को कितना लोगों ने डिस्करेज किया, लेकिन उसके बावजूद उसको ये पता था कि जो मैथ उसको आता है ना, वो किसी को भी नहीं आता, इसी वजह से उसे डिस्करेज किया जा रहा है। मजे की बात ये थी कि वो उसकी बात समझ ही नहीं सकते थे। अच्छा, तो मैं आप लोगों से ये पूछ रहा था कि आप में से देखें, इस कोर्स में मैंने आपको इस तरह की कहानियां भी सुनानी है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये कहानियां जो हैं। आप में से किसी को भी ये पता है कि वो जॉब क्या करता था? सर शायद अखबार बेचता था। नहीं, अखबार तो यार, अखबार तो वहां पे आमतौर पे अमेरिका वगैरह में या यूरोप में बच्चे जो होते हैं ना, स्कूल के बच्चे, वो बेचते हैं, फेंकते जाते हैं वो घरों में ना। तो मतलब ये कि वो आमतौर पे बड़े लोग नहीं करते। बड़े का मतलब ये कि एडल्ट्स नहीं करते हैं जी। जी सर। मैं आपको बताऊं, आपको सुन के हैरानी होगी, ही वॉज अ क्लर्क इन एन ऑफिस। जो पेटेंट बनाते हैं ना, उसमें थोड़ी बहुत तो वैसे इनोवेशन वाला काम था। कोई चीज पेटेंट होने आती थी कि ये काम मैंने किया है, नई चीज बनाई है, इसके नाम, मेरे नाम पे इसका पेटेंट बना दें आप। तो उस ऑफिस में वो क्लर्क था, और उसका जो सुपरवाइजर था उसको पता चल गया कि यार ये तो बेचारा जो है पेटेंट क्लर्क यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन है ये बड़ा इंटेलिजेंट आदमी। हाँ, तो उसने कहा यार तुम अपना काम जल्दी से खत्म कर लेते हो, उसके बाद बाकी टाइम सारा अपना तुम अपने काम पे जो तुम कर रहे हो ना, वो इक्वेशन वगैरह लिखते हो, तो मुझे तो समझ नहीं आती, तुम उसी पे लगाया करो टाइम अपना। मुझे कोई एतराज नहीं अगर तुम ऑफिस टाइम में भी अपना बैठ के काम कर रहे हो। आप में से किसी ने ये कहानी नहीं सुनी? नहीं सर। नो सर। कितना ही सुना था कि अच्छा, उसने निकाल दिया। अच्छा, उस जमाने में आप देखें, कॉलेज, उसको यूनिवर्सिटी में दाखिला भी नहीं मिला जी। लेकिन उस जमाने में पीएचडी डिग्री जो थी
मेरे ख्याल में स्विट्जरलैंड की कोई यूनिवर्सिटी थी, अब मुझे याद नहीं अच्छी तरह, और ये नोमान साहब भी उसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, खान साहब। जी तो सर। वहां पर पीएचडी लेने का तरीका था कि आपको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होती थी, उस जमाने में कोर्सेज ऑफर नहीं होते थे। तो वो आपसे ये कहते थे कि आप थीसिस लिख के भेज दें, आप थीसिस लिख के भेजेंगे तो हम उस थीसिस को इवैल्यूएट करेंगे, हमारी कमेटी, और अगर वो ये समझेगी कि आपका थीसिस जो है इस काबिल है, तो आपको डिग्री अवार्ड कर दी जाएगी। आवाज आ रही है ना आप सब लोगों को? जी सर। यस सर। तो उसने वो थीसिस अपना एक लिखा, पहला उसका जो थीसिस था वो लाइट के ऊपर था, लाइट की प्रॉपर्टीज के ऊपर, और उसने वो भेज दिया। वहाँ किसी यंग असिस्टेंट प्रोफेसर ने, या हो सकता है सीनियर प्रोफेसर हो, उसने देखा, उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने कहा इसको अलमारी में बंद कर दो एक फाइल में। अच्छा, उसके साथ एक लड़की बैठती थी, एक खातून बैठती थी, उन्होंने आइंस्टाइन से कहा कि यार तुमको आइडियाज तो बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन तुम्हें नोटेशन नहीं आती। नोटेशन का पता है ना आपको, एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स और सिग्मा और ये गैमा और ये सारा कुछ है ना। जी सर। मेरी भी बड़ी जान जाती है। तो मुझे ये नोटेशन आती हैं, मैं ये करती हूँ कि मुझे तुम अपना पेपर दो, मैं उसमें नोटेशंस डाल देती हूँ ताकि मैथमेटिशियंस को समझ आनी शुरू हो जाए। राइट सर। तो उसने कहा कि तुम ये मुझ पे मेहरबानी कर रही हो तो तुम इसके इव्स क्या चाहोगी? तो उसने ये कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। जी सर। तो उसने उससे शादी कर ली। अच्छा, अब जो दूसरा पेपर उसने भेजा, वो पहला पेपर तो उसका जवाब ही नहीं आया उसको, दूसरा पेपर भेजा उन्होंने, वो भी इसी तरह किसी फाइल में किसी अलमारी के अंदर बंद हो गया। तीसरा भेजा, और ये 4-4 महीने 2-2 महीने के वक्फे से वो पेपर लिखता था। मजे की बात ये देखें आप। अच्छा, तो 3 महीने के बाद तीसरा पेपर उसने भेजा। अब वो चौथा पेपर भेजा। तीसरा पेपर या चौथा पेपर जो था वो किसी ऐसे मैथमेटिशियन के पास चला गया जो देख के हैरान परेशान हो गया कि ये तो कोई बड़ी चीज है। तो उसने वहां जो बंदा था उससे कहा, इसने ये क्या चीज है, ये कौन बंदा है जो पेपर भेज रहा है? ये तो मतलब ये पीएचडी वाली बात नहीं है, ये तो नोबेल प्राइज वाली बात है। तो उन्होंने कहा जी ये तो बकवास है सारा कुछ, आप क्या कह रहे हैं, तो पहले 3 पेपर आए हुए हैं। तो उन्होंने वो 3 पेपर और वो चौथा पेपर या 2 पेपर और वो तीसरा पेपर वो कमेटी के सामने पेश किए फिर, और कमेटी ने ये फैसला किया कि हर हर पेपर पे इसको एक पीएचडी मिल सकती है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि पीएचडी इसके लिए इस काबिल नहीं है, पीएचडी की डिग्री, कि इन पेपर्स पे पीएचडी की डिग्री दी जाए। हम इनको नोबेल प्राइज के लिए भेज देते हैं चारों पेपर्स को। आपको हैरानी नहीं हुई इस बात से? हाँ, आप लोगों को? हाँ, बिल्कुल सर। तो जब वो नोबेल प्राइज के लिए उन्होंने भेजे तो उन्होंने कहा जी ये तो नोबेल प्राइज के साथ आपको पैसे भी काफी मिलते हैं, इट्स अ ह्यूज मनी। जैसे अब्दुल सलाम को मिली थी ना, वो वहां पे कहाँ पे ये बनाया हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, और इटली में बनाया हुआ है शायद। हाँ, अच्छा, जी तो खैर सर। वो उन्होंने कहा कि ये तो इसको तो 4 नोबेल प्राइज मिलते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी रूल्स तब्दील करने पड़ेंगे, हमें हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम 4 नोबेल प्राइज के पैसे इसको दे दें। उन्होंने फिर ये फैसला किया कि अगर कोई बंदा ऐसा होगा वो पेपर सबमिट करेगा और सब पे नोबेल प्राइज मिलता होगा, हम ये करेंगे कि बस एक नोबेल प्राइज देंगे, और वो भी ये भी डिसाइड कर लिया कि वो पहले पेपर पे देंगे। अच्छा, मजे की बात यह है कि वो जो पहला पेपर था ना, वो उसका जी सर। सबसे ढीला पेपर, अच्छा उसपे सर। उसे नोबेल मिला। अच्छा, अभी नोबेल प्राइज उसे नहीं मिला था, तो उसने अपनी बीवी से ये कहा कि तुमने मेरे पेपर सारे उसमें टर्मिनोलॉजी वगैरह लिखी है ना, तो देखो मुझे तो अब नोबेल प्राइज मिले ही मिले।
और अब मेरे पास आइडियाज जो हैं मेरे तकरीबन सारे खत्म हो गए हैं आइडियाज। अब जब तक नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा मैं आगे कुछ नहीं करूंगा काम। इंसान डिस्करेज हो जाता है ना। हाँ? जी सर बिल्कुल। तो बाकी लोग भी तो बोले ना, इतनी खवातीन बैठी हुई हैं। यस सर, हम जी। सुन रहे हैं। बहुत अमेजिंग स्टोरी है सर। हाँ जी, तो उसने उसने उस खातून से कहा कि अब ऐसा करते हैं कि हमारी शादी तो हो गई, तुमने बड़ी मेहरबानी की, तो अब तुम मुझे तलाक दे दो। ये क्यों सर? तो उसने कहा ये तो कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें पेपर लिख के दिए और सारा कुछ किया और तुम्हें नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा, और अब तुम कह रहे हो मुझे तलाक दे दो। तो कहता है तुम्हें यकीन है ना कि नोबेल प्राइज मिल जाएगा? कहती है मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें नोबेल प्राइज मिलेगा। कहने लगा कि अगर अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि मुझे नोबेल प्राइज मिल जाएगा, उसके सारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे तुम तलाक दे दो। तो आपको ये जान के, आपके ख्याल में उसकी बीवी ने क्या किया होगा? मान ली होगी उसकी बात या नहीं? सर मान ली होगी। सर अच्छा, मान ली उसने, और उसको उसके 2 महीने के बाद नोबेल प्राइज मिल गया। अब बताएं, आइंस्टाइन ने वो सारे पैसे अपनी बीवी को दिए होंगे कि नहीं? उसने दे दी होगी सर। उसने दे दिया होगा। उसने सारे पैसे दे दिए होंगे। तो ये आप देखें कि ये इसके आपके आपके सामने ये है, आई वुड स्पेंड द फर्स्ट 55 मिनट्स डिटर्मिनिंग द प्रॉपर क्वेश्चन टू आस्क, for once I know the proper question, I could solve the problem in less than 5 minutes. ये आपने देखा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाए तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैन यू आस्क द राइट क्वेश्चन, कैन यू मतलब वो प्रॉब्लम, तो उसमें तो बहुत सारे सवाल होंगे जिनके जवाब अगर आपको पता हो तो फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप उसको डिवाइड करेंगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स में, और उन प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम जो हैं उनमें से क्वेश्चंस निकलेंगे। उन क्वेश्चंस की, वो अगर आपने बना लिए क्वेश्चंस, जवाब नहीं अभी मैं कह रहा, वो क्वेश्चंस अगर आपने बना लिए ना, तो फिर आप 55 मिनट में वो क्वेश्चन बनाएंगे और 5 मिनट में जवाब निकल आएगा। अभी ये कहते हैं कि सवाल को समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपने चार्ली चैपलिन का नाम सुना है? जी सर। जी सर। स्टिल मूवीज होती थी ना, वो बोलता नहीं था, एक्टिंग करता था। जी सर। अच्छा, उसकी आइंस्टाइन से बहुत दोस्ती थी, और मजे की बात ये कि दोनों बड़े इंटेलिजेंट थे। एक जो था वो आइंस्टाइन था, मतलब मैथमेटिशियन था, और दूसरा जो था वो एक्टर था, लेकिन उनकी दोस्ती भी बड़ी थी। तो आइंस्टाइन ने एक दफा चार्ली चैपलिन से कहा, हाँ जी, हेलो, मेरी वर्कशॉप। तो एक दफा चार्ली चैपलिन ने आइंस्टाइन ने चार्ली चैपलिन से कहा कि यार तुम अजीब आदमी हो कि तुम बोलते भी नहीं हो अपनी मूवीज में, कोई एक लफ्ज भी नहीं बोलते और लोग फिर भी तालियां बजाते हैं। आप इससे अंदाजा करें कि लेक्चर देना जो है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बोलने से चीजें पता नहीं चलती, एक्शन से पता चलती हैं। हाँ, चार्ली चैपलिन जो था, उसकी जो लोग हंसते थे और जो तालियां बजाते थे, जो उसकी फिल्मों में जाते थे, जो इतना एंजॉय करते थे, वो उसके एक्शन से करते थे एंजॉय। जाहिर सी बात है सर, उसकी आवाज तो। हाँ, तो आइंस्टाइन ने उससे कहा कि तुम एक लफ्ज बोलते नहीं फिर भी लोग तालियां बजाते हैं। तो चार्ली चैपलिन, आप अंदाजा करें, आइंस्टाइन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट था। उसने कहा कि मैं तो बोलता नहीं हूं ना और लोग तालियां बजाते हैं, तुम तो जो अपने लेक्चर देते हो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जाके, ये नोबेल प्राइज मिल चुका था, आइंस्टाइन बड़ी चीज बन गया था उस जमाने में, सारी दुनिया से तुम्हें बुलाया जाता है, अमेरिका से बुलाया जाता है, यूरोप से बुलाया जाता है, तुम जहां भी जाते हो तुम तो अपना काम जो तुमने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी,
उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो ना, लोगों को कख समझ नहीं आता और फिर भी वो तालियां बजाते हैं। ये आप मजे की बात है। अच्छा जी, अब ये आप देखें कि इसमें एक और चीज भी है हमारी वर्कशॉप में। ये मैं फैज का एक कपलेट आपको सुना रहा हूं कि आपने हर चीज को क्वेश्चन करना है, हर चीज को क्वेश्चन करना है। किसी चीज को भी आपने टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। जिनका दीन किरबिए किस्बो रिया है, उनको हिम्मत कुफ्र मिले, जुरत तहकीक मिले, तहकीक करने की जुरत मिले। कुफर का मतलब ये नहीं कि आप अल्लाह को ना माने। कुफर का मतलब ये है कि कोई बंदा आपसे, बड़ा बंदा आपसे कह रहा है कि ये ऐसे है, आपका टीचर कह रहा है ये ऐसे है, तो आप फिर भी सोचें हो सकता है ये गलत कह रहा हो। और जिनके सर मुंतजर तेगे जफा हैं, उनको दस्ते कातिल को झटक देने की तौफीक मिले। ये मेरी जिंदगी का एक तरह से मोटो है जी। ये मेरा लेक्चर हो रहा है एक गवर्नमेंट कॉलेज का, यहाँ सेंटर ऑफ अब्दुल सलाम सेंटर ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज है, उसमें मैंने अपनी किताब का ये इफ्तिताह किया था, तो ये वहाँ पे मेरा लेक्चर हो रहा है। तो इसमें आप ये देखें, तीसरा पॉइंट है द नेचुरल अर्ज टू आस्क व्हाई, हाउ एंड व्हेन। देखें, ये पूरी वर्कशॉप में आपको इन 3 सवालों को अपने सामने रखना पड़ेगा। जब तक ये तीनों सवाल के जवाब आपके सामने नहीं आएंगे, आपको इसका मतलब ये है कि वो बात पूरी तरह समझ नहीं आई। व्हाई, हाउ एंड व्हेन। अच्छा, इसके बाद जी कोई आप कमेंट करें ना, इसके ऊपर कमेंट भी तो करें ना। कोई कमेंट नहीं आ रहा, कोई मजे की बात नहीं लग रही आपको ये? सर मुझे से ये अच्छा लग रहा है कि आप एक ओवरव्यू दे रहे हैं, जिससे थोड़ी तसल्ली हो रही है कि हाँ हम ये काम करेंगे, थोड़ा आइडिया हो रहा है हमें। सर मैं तो अभी शेयर को एंजॉय कर रहा हूँ। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि आप ये काम कर सकते हैं। यू कैन एक्सेल। अगर आपको मैथमेटिक्स पहले बुरा लगता था, या आपके टीचर आपसे ये कहते थे कि भाई मुझे, मैंने आपको बताया, मैं जब 5वीं जमात में था, 4थी जमात में था, मेरी टीचर ने, मेरे फादर की डेथ हो गई थी बहुत पहले, जब मैं 3 महीने का था। मेरी मदर प्रोफेसर थी, तो वो सारी जो टीचर्स थे मेरी, वो सारी उनकी स्टूडेंट्स ही थी, तो उन्होंने बुला के, मेरी मदर ने मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया था। जो सबसे बड़ी चीज उन्होंने मुझे दी थी मेरी मदर ने, चूंकि मैं, फादर तो मेरे थे नहीं, अब अगर वो मुझे कॉन्फिडेंस ना देती तो मैं तो मारा जाता। तो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस बड़ा दिया था। तो टीचर ने मेरी अम्मी को बुलाया और उनसे कहा कि भाई ये आहिस्ता आहिस्ता चुपके चुपके बात कर रही थी कि मुझे सुनाई ना दे जाए, मैं डिस्करेज हो जाऊंगा। लेकिन मेरे कान बड़े तेज थे, जैसे कान मेरे बड़े बड़े भी हैं काफी। तो वो कह रही थी मैथ में नहीं चल सकता, इसको मैथ के अलावा कुछ और ही करा दें आप। हाँ, तो मतलब कहने का ये है कि यू कैन डू इट। आप सब लोग मैथ बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। और खास तौर पे जब से जियोजेब्रा अवेलेबल हुआ है ना, जब से तो ये बच्चों का खेल बन गया है। इट इज लाइक अ गेम, इट इज जस्ट लाइक अ गेम। अच्छा, बाकी और स्कूल की कहानी में मैथ्स तो हमारी बेहतर है, लेकिन नोटेशंस और इक्वेशंस देख के ना घबराहट होती है, क्योंकि कभी मैथ्स की तरह पढ़ा भी नहीं, और जो पढ़ा था वो पेड कोर्स था उसमें। वो मैं यही तो कह रहा हूँ, उसकी तरफ ना देखो, वो देखने की जरूरत ही नहीं है। मेरी पूरी किताब आपने खोल के देखी है, जिन लोगों ने थोड़ी बहुत स्कैन की है, उसमें कहीं नोटेशन नजर आई है आपको कोई? जी सर, मैंने जी, देखी है। बोलिए। उसमें नोटेशन तो मतलब बहुत कम है उसमें। हाँ, मतलब ये कि ना होने के बराबर है। जी सर।
ये आइंस्टाइन ने ये कहा था कि मैथमेटिक्स को अगर डिफाइन किया जाए ना कि मैथमेटिक्स क्या होता है या मैथमेटिक्स कैसे आता है या मैथमेटिक्स की वही कैसे नाजिल होती है, तो मैं ये कहूंगा कि मैथमेटिक्स कॉमन सेंस है और इंट्यूशन है, बाकी सब हेर फेर है, बाकी तो उसको मुश्किल बनाने के तरीके हैं कि किसी को समझ ना आए। जी सर। और ये अब आप देखें, वोल्टेयर जो था वो मैथमेटिशियन नहीं था, वो एक लिटरेचर का बंदा था। उसने केपलर के बारे में और न्यूटन के बारे में ये स्टेटमेंट दी थी। बाकी लोगों के बारे में कहा था कि उनकी तो एक भी आंख नहीं है। आंख का मतलब वो आंख जो ऐसी ऐसी चीजें देख ले जो आप कोई ना देख सके। केपलर की एक आंख है, बाकी सारे लोग ब्लाइंड हैं। केपलर की एक आंख है और न्यूटन की 2 आंखें हैं। तो अब आप ये देखें कि ये जो आपकी तीसरी आंख है, इसने XYZ नहीं देखना, इसने सोचना है, इसने इंट्यूशन से काम लेना है, इसने कॉमन सेंस। अगर आपके पास इंट्यूशन है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं इंट्यूशन की। जी सर। मेरी वाइफ है, उन्होंने तो कभी मैथ नहीं पढ़ा, उन्होंने तो BA किया हुआ है सिंपल, लेकिन उनकी इंट्यूशन और जो एक थर्ड सिक्स सेंस होती है ना, वो बड़ी बहुत बहुत तेज है। नवीद आप हैं ना इसमें लेक्चर में? जी सर। आपकी शादी हुई भी है ना? जी जी सर। हाँ, आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं। तो आप ज्यादा, आपकी अगर वाइफ होती तो वो इस चीज को अप्रिशिएट करती हैं, इस वाक़े को। मैं एक दफा अपनी अम्मी के पास गया, घर गए हम लम्ब से, मैं प्रोफेसर था, कार में बैठ के हम गए, मैं और मेरी वाइफ। मेरी अम्मी का घर ज्यादा दूर तो नहीं था, हम उनसे मिलने के लिए गए। तो जब हम वापस जा रहे थे घर से, उनसे मिल के वापस जा रहे थे, उस दिन बारिश हुई थी, तो मैंने अपनी गाड़ी कुछ ऐसी जगह पार्क कर दी थी जो जिससे वो पानी खड़ा हो जाता है ना, तो मैंने पानी को अवॉइड करने के लिए कि मैं छप छप करता हुआ ना उतरूं, लेकिन उससे सड़क थोड़ी सी ब्लॉक हो गई थी, थोड़ी सी ब्लॉक हो गई थी। हाँ, जी जी। तो जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक और गाड़ी जो है वो निकलने की कोशिश कर रही है और जरा उसको मुश्किल हो रही है। अच्छा, अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों की मुझे हंसी सुनाई दे, आप लोगों की हैरानी सुनाई दे, कुछ लोग एक्सक्लेम करें कि भाई क्या बात है, क्या। एंजॉय माय लेक्चर्स। ओके सर। अच्छा, तो वो गाड़ी निकालने की कोई कोशिश कर रहा है, तो मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ गया उसके पास कि कहीं ये हमारी गाड़ी को मार ही ना दे। और मैंने, जब मैं करीब गया तो उन्होंने शीशा नीचे किया। जैसे ही उन्होंने शीशा नीचे किया ना, तो मैंने जो देखा, भाई आज तक मैंने इतनी खूबसूरत खातून नहीं देखी हूँ। हाँ? ये कोई 20-25 साल पुरानी बात है, जब मैं 50 साल का था। तो मैं तो देखता ही रह गया उनको बस। सर अच्छा, फिर तो खूबसूरत खातून को देखने में आप ऑलरेडी लेट हो गए थे। क्या हो गए? आप ऑलरेडी लेट हो गए थे। वो क्या पता शादीशुदा हो जी, मतलब ये जरूरी तो नहीं ना कि शादी की जाए उनसे। खूबसूरत चीज, चाहे वो मैथमेटिक्स की इक्वेशन हो, चाहे वो कोई खातून हो, चाहे वो कोई कर्व हो, चाहे वो कोई मुजस्समा हो, वो खूबसूरती हर जगह होती है ना जी। अच्छा, मजे की बात यह है कि मैं तो उनकी आंखों में गुम हो गया। उन्होंने ये किया कि मुझसे ये कहा और बड़े प्यार से मुझसे ये कहा, तो मैं और भी ज्यादा हैरान परेशान हो गया कि ये तो इतने प्यार से बात कर रही है। कहती नहीं, इसकी कोई जरूरत, आपको कार हटाने की जरूरत नहीं है, मैं निकाल दूंगी, आप फिक्र न करें। अच्छा, अब तक मेरी वाइफ जो थी वो आ चुकी थी मेरे पास। उन्होंने देखा कि उस तो गाड़ी में बड़ी कोई खूबसूरत खातून बैठी हुई है। हाँ, तो नवीद, अब आपकी वाइफ जो है वो अगर ये देखती हैं कि आप
किसी खूबसूरत खातून से बात कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत परेशान तो होना था ना। हाँ जी, तो थोड़ा बहुत नहीं, खासा परेशान, खासा परेशान होना था। और मेरी बदकिस्मती देखें कि जो बात उसने की और जिस प्यार से और मोहब्बत से उसने बात की, मेरे तो सर में वो घूमती रह गई बात, मेरा तो सर ही घूम गया कि इतने प्यार से तो मेरी वाइफ ने कभी मुझसे बात नहीं की शादी के फौरन बाद, कि मैं निकाल दूंगी, आप फिक्र ना करें प्लीज, आप टेक इट इजी, आई विल डू इट। हाँ, अच्छा, मेरी वाइफ ने सुन लिया कि वो जिस तरह मुझसे बात कर रही थी, तो वो कहती है ये बेगम साहिबा तुमसे इतनी फ्री क्यों हो रही थी। अब मैं सर खुजाना शुरू हो गया मैं कि भाई अब मैं क्या करूं। वो तो गाड़ी लेके चली गई और मैं सर खुजा रहा हूं कि अब मैं क्या जवाब दूं कि वो अब मैं उनसे ये कहूं कि ये भाई बहुत खूबसूरत खातून थी, वो तो उन्होंने देख लिया था, तो लेकिन सवाल ये कि खूबसूरत तो थी लेकिन मुझसे फ्री क्यों हो रही थी वो। तो मेरी बेगम साहिबा के दिमाग में ये बात घूमना शुरू हो गई। आप खुद ही सोच लें, इसको इंट्यूशन कहते हैं कि ये खातून जो हैं ये हमारी अम्मी के घर के पास रहती हैं और अशरफ इकबाल जो हैं वो अपनी अम्मी से मिलने के लिए कई चक्कर लगाते हैं हफ्ते में। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई चक्कर होगा। हाँ, और उसके बाद फिर आपकी सोच की परवाज कहाँ कहाँ जा सकती है, वो कोई अगर आपकी अपनी बीवी से पूछे ना, वो ही बता सकती है, आप नहीं सोच सकते वो बात। ये कॉमन सेंस और इंट्यूशन है। हाँ बिल्कुल जी सर। तो उन्होंने इस दौरान में मेरी अम्मी भी आ गई, वो भी छोड़ने हमें बाहर आ गई। तो उन्होंने कहा क्या बात है भाई, तो कहने लगी कि वो एक गाड़ी यहाँ से जा रही थी, उसमें एक खातून बैठी हुई थी, इस तरह की गाड़ी आपने देखी थी, तो क्या ये गाड़ी, ये खातून आपको नजर आई थी, ये गाड़ी यहाँ पर किस घर की गाड़ी है। उन्होंने तो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी ना मेरी पुलिस वाली। जी सर। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी मैंने तो नहीं देखी। तो वो मेरी वाइफ शिकायत के तौर पे मेरी अम्मी से कहने लगी कि वो इनसे बहुत फ्री हो रही थी। अब मेरी अम्मी जो थी, अब वो क्या बोलती आगे से, बेटा तो मैं उनका था, कि वो शर्मिंदा होती कि उन्होंने क्या बेटा पैदा किया है जो 50 साल की उम्र में उनको तो खैर पता नहीं था कि मेरा दिल धक धक कर गया उसको देखकर। और वो खातून जो है वो, मुझे क्या क्या गलत फहमियां पैदा हो गई जब उसने मुझसे बड़ी प्यार से बात की। गलत फहमियां पैदा हो जाती है ना नवीद साहब। जी सर, बहुत जल्दी पैदा हो जाती है। बहुत जल्दी पैदा हो जाती हैं। तो मेरा तो दिमाग उसमें ही घूमा हुआ था और मेरा वाइफ का मूड बहुत सख्त खराब। तो उन्होंने कहा चलो घर चलो। मैंने कहा चलो घर चलते हैं, घर चल के ही अब शामत आएगी, अम्मी के सामने तो यहाँ लड़ने की जरूरत है नहीं। मैं गाड़ी की सीट पे बैठा, इससे पहले मेरी वाइफ बैठ गई थी और मैंने दरवाज़ा बंद किया बैक करने के लिए गाड़ी में। तो मैंने देखा कि मेरी वाइफ जो है ना वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठी है, बिल्कुल दूसरी तरफ मुंह करके बैठी है कि मेरी शक्ल क्या, मेरी झलक भी नजर ना आए। बड़ा सख्त गुस्सा था भाई उनका, ओए होए होए। वो उसकी खूबसूरती जो मैंने देखी थी ना, वो सारे, अब मुझे सितारे नजर आने शुरू हो गए थे, दिन के वक्त भी शाम के वक्त भी। हाँ अच्छा जी, तो मैंने उनसे दरवाजा जब मैं बंद कर रहा था ना, तो दरवाजा वाकई कोई थोड़ा बारिश में, मुश्किल से बारिश में खड़ी हो गाड़ी तो बाज़ दफा जैम हो जाते हैं, कुछ मसला हो जाता है, तो वो मुश्किल से जरा बंद हुआ। तो वो बंद जब मुश्किल से हुआ तो मैंने जरा बात तब्दील करने के लिए कि टॉपिक तब्दील कर दूं और इनके दिमाग से वो खूबसूरत औरत निकल जाए, मैंने कहा, मेरी वाइफ का नाम है आसमा, मैंने कहा आसमा वो दरवाजा जरा मुश्किल से बंद हुआ है। अच्छा उनके, अब आप देखें, ये जब आप मैथमेटिक्स में कोई चीज डिस्कवर करते हैं ना, तो वो इस तरह नहीं होता कि आप एक चीज समझ नहीं आ रही आपको, आपको उसी वक्त वो समझ आ जाएगी जब आप सोच रहे हैं। आप रात को सो जाते हैं, उस वक्त भी आपका दिमाग पता है काम कर रहा होता है, उसी प्रॉब्लम पे काम कर रहा होता है वो दिमाग आपका।
और सुबह आप शावर लेते हैं तो मुझे तो अक्सर जो चीजें नई कॉम्प्लेक्स चीजें कोई जो मुझे नहीं समझ आती, मैं मैथमेटिशियन तो हूं नहीं, आपको पता है, तो मैंने नए सिरे से मैथमेटिक्स सीखना शुरू किया, तो अक्सर चीजें उस वक्त समझ में आती थी जब मैं शावर ले रहा होता था। तो मतलब ये है कि आपको जरूरी नहीं कि उसी वक्त समझ आ जाए, वो आपके दिमाग में चल रही होती है कि ऐसा क्यों है। उनके दिमाग में एक चक्कर चल रहा था, ये मेरा मियाँ जो है ना, ये बहुत शौकीन मिजाज, और वो खातून जो थी वो बहुत खूबसूरत है, और वो इसके साथ फ्री हो रही थी बहुत ज्यादा, ऐसा क्यों है। ये चक्कर बार बार चल रहा था, इस चक्कर में उनका दिमाग फंसा हुआ था, एंड शी कुड नॉट कम आउट ऑफ इट। अशरफ इकबाल बहुत शौकीन मिजाज है, वो खातून जो थी बहुत खूबसूरत थी, उन्होंने मेकअप बहुत अच्छा किया हुआ था, उनकी आंखें जो थी ऐसी थी कि उसमें डूब जाने को दिल चाहता था, और ये बड़ी बड़ी बेतकल्लुफी से और प्यार से उन्होंने जवाब दिया, इनको चक्कर क्या है। जैसे ही मैंने उनसे कहा ना कि दरवाजा मुश्किल से बंद हुआ है, तो कैन यू इमेजिन कि उन्होंने मेरी तरफ मुड़ के देखा और कहती है कार से नीचे उतरो। मैंने कहा भाई ये तो मुझे अपनी अम्मी के घर छोड़ के और खुद जा रही हैं। लोग तो अपनी बीवी को छोड़ने जाते हैं ना उसके ससुराल, अगर लड़ाई होती है, तो ये अपने मियाँ को छोड़ के जा रही हैं। हाँ, तो मैंने हुक्म की तामील की फौरन, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि इन्होंने मुझे कहा क्यों। उस वक्त तो मुझसे कहती कि तुम उल्टे खड़े हो जाओ, तो मैं उल्टा भी खड़ा हो जाता ताकि उनका मुंह तो ठीक हो जाए ना। हाँ, अच्छा, जैसे ही मैं बाहर निकला ना, तो मुझसे कहती हैं, अच्छा अब उनके चेहरे पे कोई परेशानी नहीं थी, ये अजीब बात लग रही थी मुझे। कहने लगी दरवाजे पे देखो सफेद पेंट लगा हुआ होगा। मैंने कहा ये इनका कहीं दिमाग तो नहीं चल गया। बाज़ दफा ख्वातीन के साथ ये होता है कि अगर उनको कोई बहुत बड़ा शौक लगे ना कि उनका मियाँ कोई अफेयर चला रहा है किसी के साथ, तो उनका दिमाग जो है वो उलट जाता है। हाँ, तो मैंने कहा कि क्या पेंट लगा हुआ है, तुम अपनी सेंसेस को, कहती है तुम देखो तो सही कि पेंट लगा हुआ है कि नहीं। तो मैंने जो देखा तो वो तो वाकई पेंट लगा हुआ था। अब आपको पता चला कि उनकी जो इंट्यूशन थी, ये जो उनके दिमाग में चीज चल रही थी, अशरफ इकबाल इज शौकीन मिजाज, वो खातून बहुत खूबसूरत थी, वो इससे बहुत प्यार से बात कर रही थी, एकदम से बात आई मेरी तरफ से कि दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा। उन्होंने इन दोनों चीजों को कनेक्ट किया और कनेक्ट करके आपस में कनेक्ट करके एक नतीजा निकाल दिया। इसी को मैथमेटिक्स कहते हैं। और वो नतीजा पता है क्या है आपको? समझ आ गई बात, उन्होंने क्या कैसे नतीजा निकाला? क्या नतीजा क्या निकाला उन्होंने? आपकी गाड़ी को गाड़ी मतलब मार के गई होंगी सर। हाँ जी, मैं जिस गलत फहमी में मुब्तला था कि वो मैं बड़ा हैंडसम आदमी हूं, तो मुझे वो इस वजह से मुझसे प्यार से बात कर रही हैं, वो सारी खुश फहमी मेरी जो थी वो उल्टी हो गई। वो चूंकि उन्होंने गाड़ी मारी थी ना, तो अब वो चाहती थी, हाँ जी, दरवाजे पे पेंट लग गया था, तो वो ये चाहती थी कि मैं अब दरवाजे की तरफ ना देखूं, मैं उन्हीं की तरफ देखता रहूं। और मैं उन्हीं की तरफ देखता रहा, और उस दौरान में वो गाड़ी निकाल के ये जा वो जा हो गई। तो आप ये देखें कि आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, वो सॉल्व नहीं हो रहा, वो उसका पता नहीं चल रहा कि कैसे मैं क्या करूं, तो ये चीज मेरी हाउ वाई एंड व्हेन वाली बात जो है वो हल हो जाए। एकदम से कोई चीज आप देखते हैं और वो चीज उसके अंदर आपके चक्कर के अंदर वो घुसती है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये इंट्यूशन और कॉमन सेंस, ये वाइफ्स के अंदर जो जेलसी होती है ना, ये बड़ा पावरफुल फैक्टर होता है। आपको अंदाजा नहीं है कितना पावरफुल फैक्टर होता है। अगर कोई और बंदा होता ना, फर्ज करें मेरी जगह, उनकी जगह, यानी मेरा कोई दोस्त होता या मेरा कोई बेटा होता, और वो ये देख लेता कि मैं वो खूबसूरत खातून से बात कर रहा होता, तो वो थोड़ी देर के बाद भूल जाता। उनके दिमाग में तो ये बात फंस गई थी ना कि ये क्या चक्कर क्या है। तो जेलसी की वजह से, हाँ जी,
हाँ उधर आ जाइएगा। हाँ तब आ गए। ठीक है ठीक है। तो आज हमारी पोती की सालगिरह है, पोते की सालगिरह है, लेकिन ज़ाहिर मैं वर्कशॉप तो अपनी छोड़ के जा नहीं सकता। और उसके बाद मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, फिर मैं सीधा डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पे चला जाऊंगा। तो देखें अब ये इंसान को मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। मतलब मेरे जो इन लॉज हैं या मेरा बेटा जो है और मेरी जो बहू है, उनको इस बात का पता है कि डॉक्टर अशरफ ने कभी भी अपनी वर्कशॉप नहीं छोड़नी। हाँ, ये दूसरी बात है कि अगर कोई खूबसूरत खातून मुझे नजर आ जाए तो मैं उनको देखता रह जाता हूँ। अच्छा जी, अब पता नहीं क्या इम्प्रेशन आपका मेरे बारे में बना है। नहीं 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 सर। अच्छा जी, ये हमारे चैप्टर्स हैं जो हमने इस किताब में और बाकी किताबों में भी करने हैं। मैं अब ज़रा थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करता हूँ। ये देखें आप कि इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं। जो ये स्टीम इंजन है, इसको भी हम मॉडल करेंगे। ये वेव्स हैं, इनको भी हम मॉडल करेंगे। अच्छा, मैथमेटिक्स एंड आर्ट एक नया फील्ड एमर्ज कर रहा है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये खान साहब, ये किताब तो मुझसे मंगवा लीजिएगा, मैथमेटिकल मॉडलिंग। ये तो बहुत खूबसूरत किताब है। $100 की किताब है तकरीबन, और $100 ही मैंने खर्च किए थे इसकी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, और $100 ही इन्होंने कस्टम ड्यूटी लगा दी थी, उस पर खर्च हुए थे। तो $300 की पड़ी थी ये किताब मुझे। लेकिन वो मेरे ख्याल में वो $300 की नहीं, वो $1000 की किताब है। अब ये देखें, ये सारे ग्राफ हैं, ये आप लोग भी बनाएंगे इसी तरह। अच्छा जी, तो ये पेंटिंग बताएंगे आप? जी जी, ये जो ब्लू पेंट है इसके बारे में कुछ बता दें। ये वाली सेकंड नंबर पे जो ये जो है पेंटिंग, हाँ, ये पेंटिंग जो है ये वॉन गॉग की पेंटिंग है। वॉन गॉग का पता है आपको? सर मैंने ये पेंटिंग बनाई थी नेट से देख के, तो यहाँ मुझे नजर आ गया, कॉपी की थी मैंने, इसके बारे में पता कुछ। हाँ जी, तो ये वॉन गॉग ने बनाई थी। वॉन गॉग जो था बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही, क्या कहना चाहिए, जीनियस किस्म का आदमी था। वो आइंस्टाइन से कम नहीं था, मगर वो पेंटर था। और उसने, पता नहीं आपने उसकी तस्वीरें देखी हैं? वो एक तस्वीर उसने बार बार बनाई है। आप गूगल करके देखिएगा कि एक तस्वीर उसने बार, कॉर्न फील्ड, यानी ये छल्ली का जो वो होता है ना, का जो खेत होता है, हाँ, उसको उसने बार बार बनाया है। वो उसका मास्टरपीस है। और एक दफा तो वो छल्ली का फील्ड बनाते बनाते इतना खुश हुआ कि उसने चाकू से अपना कान काट दिया। और एक दफा वो उसने उस पेंटिंग को बना के इतना खुश हुआ कि वो छल्ली के फील्ड में गया और जाके उसने अपने आप को गोली मार दी और वो वहीं मर गया। ये बहुत बड़े लोग थे जी। ये चाहे पेंटिंग कर रहे हों, चाहे मैथमेटिक्स कर रहे हों, चाहे कुछ भी कर रहे हों, ये कर रहे हैं। मतलब जो इंतहा होती है ना किसी चीज की, कि इंतहा पेंटिंग की हो, अदब की हो, मैथमेटिक्स की हो, फिजिक्स की हो, ये सब जाके एक जगह मिल जाती हैं। हम यहाँ पर किताब में मैथमेटिक्स और आर्ट के बारे में भी जिक्र करेंगे, जो आपने पहले कभी नहीं सुना हो। जी सर, जो जो आपने वर्जन ऑफ बुक जो ईमेल में भेजा था, जो मेरे पास है, जो पार्ट 1, उसके अंदर ये वाला पेज नहीं है जो। हाँ, ये वाला पेज नहीं है इसलिए कि ये दूसरी किताब में शामिल कर दिया ना। अच्छा, ये अब आप देखें, इसमें आप ये जरा देखें, ये पैटर्न जो आपको नजर आ रहा है ना, ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। और ये एक 9 साल के बच्चे ने मेरी वर्कशॉप में, जो इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के ऊपर थी, मैथ की वर्कशॉप थी, ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का हिस्सा है ना जी, और ये जियोजेब्रा पे ही बनाई थी उसने। ये जो ये दिस इज अ पीस ऑफ आर्ट। तो ये उसने
अलहमरा में जो हमारा पुराना विरसा था, स्पेन के अंदर मुसलमानों का जो विरसा था, उसको देखकर उसका रेप्लिका बनाने की कोशिश की थी ज्योमेट्री के कानून से, और उसके बाद उसमें रंग उसने खुद से सिलेक्ट किए थे। तो हम ये भी वो पूरी वर्कशॉप थी इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के ऊपर। अच्छा, ये अब चैप्टर 5 भी उसमें नहीं होगा जो आपकी किताब है फील द रिदम ऑफ द यूनिवर्स, ये हमारी तीसरी किताब में शिफ्ट हो गया। तो सवाल ये है कि व्हाई अ न्यू बुक ऑन कैलकुलस। देखें, लर्निंग मैथमेटिक्स के अंदर देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग वर्ल्ड वाइड। मैं अमेरिका में मैंने काम किया है, पढ़ा है, जर्मनी में भी मैंने काम किया है, पढ़ा है, कोरिया का भी खान साहब आपको बता सकते हैं क्या सूरत हाल है, इंडिया, इसराइल, सब जगह। तो ये जो मसाइल हैं इनको कभी कोई अप फ्रंट इनको सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करता। तो डिस्कवरिंग मैथमेटिक्स यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जियोजेब्रा के जरिए से मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा नहीं। खान साहब को पता है कि मैं क्लास में सवाल पूछता हूं, जवाब नहीं देता, जी सर। और आप लोग जवाब देते हैं, और उस जवाब के बारे में कि क्या ये सही है क्या ये गलत है वो भी मैं नहीं बताता, वो आपको जियोजेब्रा बता देगा। हमारी एक वर्कशॉप हो रही थी, मुझे याद है कि आपको पता है उसमें हम सोलर सिस्टम को, अब आप अंदाजा करें कि हम कितने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे जाएंगे इसी वर्कशॉप में। ये भी तो ये 3 महीने की वर्कशॉप है। उसमें उसमें डिस्कस ये हो रहा था कि न्यूटन ने जो मॉडल बनाया था ना, उसमें ये था कि ग्रेविटी का पता है ना आप सब लोगों का? हाँ, जी सर। जी सर। ग्रेविटी दो मासेस के दरमियान जो है प्रोपोर्शनल होती है, एक मास के प्रोपोर्शनल होती है दूसरे मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। पता है ना आपको? जी। हाँ, जी आप सर। सब लोगों को पता होगा इसका। हाँ, यस सर। अच्छा, तो मैंने बच्चों को, मेरे जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनको ये गलत आदत, गलत तो नहीं कहना चाहिए, अच्छी आदत डाल दी थी कि वो हर चीज को क्वेश्चन करते थे। अब वो ऐसे क्वेश्चन भी कर देते थे जिनका मुझे पता नहीं होता था। भाई मैं कोई आइंस्टाइन तो हूं नहीं। तो उसमें से एक स्टूडेंट ने कहा कि ये जो ग्रेविटी है जो आइंस्टाइन ने डिस्कवर की थी, ये प्रोपोर्शनल है दो मासेस, और स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। स्क्वायर क्यों है, 1.9 क्यों नहीं है? डिस्टेंस का पावर 1.9 या 2.1 क्यों नहीं है? तो मैं तो अचंभे में रह गया। मैंने कहा भाई ये सवाल तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, ये तो हम ऐसे ले लेते हैं जैसे अल्लाह एक होता है ना। अब किसी ने ये पूछा कि अल्लाह दो होते हैं? हमारी क्लास में छठी जमात में एक बच्चे ने टीचर से पूछ लिया कि अल्लाह एक क्यों होता है, दो क्यों नहीं होते? वो बड़ा इंटेलिजेंट। तो वो मास्टर ने उससे कहा कि अगर दो होते तो उनकी आपस में लड़ाई हो जाती। तो वो बच्चा कहता है अच्छा वो हमारी तरह शरारती हैं। तो उसको एक थप्पड़ पड़ा। उन्होंने कहा बताओ कितने अल्लाह, एक है या दो है? कहता नहीं एक है। मुझे समझ आ गई, थप्पड़ खा के तो पता चल जाता है ना। जी सर। अच्छा, तो वो उस बच्चे ने कहा कि ये बताएं कि ये स्क्वायर क्यों है, 1.9 क्यों नहीं है, 1.8 क्यों नहीं है, 3 क्यों नहीं है, 2.2 क्यों नहीं है, 2 पॉइंट। अब मैं परेशान। मैंने कहा भाई मुझे तो इसका जवाब, कहने का नहीं आगे नहीं चलना। आप भी ऐसे ही कीजिएगा मेरे साथ, जब तक के एक सवाल क्लियर ना हो जाए आपके आगे नहीं चलना है, ठीक है ना जी? अच्छा जी, अब मैंने कहा अच्छा मैं आप ऐसा assume करता हूँ कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता तो हम सब कुछ पूछ जी सकते हैं। फिर हम जी अज्यूम कर रहे हैं कि आप अज्यूम कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता, जो कि वाकई ऐसे ही है, तो हम आपसे हर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, छोटा क्वेश्चन भी। हाँ, आपको नहीं, आपको आता है बहुत कुछ, उसकी बेसिस पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं। कई चीजें ऐसी नहीं होंगी आता जो आप सर। मुझसे ज्यादा जानती हैं।
अच्छा, तो मैंने कहा कि भाई मैं फिजिक्स के कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का फिजिक्स डिपार्टमेंट पाकिस्तान का सबसे अच्छा रिप्यूटेड रिनाउंड डिपार्टमेंट है जो 60s 70s से पीएचडी की डिग्री दे रहा है, जबकि पीएचडी डिग्री पाकिस्तान में उसका नाम भी कोई नहीं जानता था। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। जी तो उनके प्रोफेसर फिजिक्स के हैं, वो मेरे दोस्त हैं, वो रिटायर हो गए, लेकिन वो अभी भी पढ़ाने के लिए जाते हैं पीएचडी के स्टूडेंट्स को। मैंने उनको फोन किया उसी वक्त और मैंने स्पीकर ऑन कर दिया। अच्छा, जब मैंने स्पीकर ऑन कर दिया तो मैंने क्लास को भी आवाज सुनाई दे रही थी। ये रिकॉर्ड हो रही है ना यार? जी सर। बंद तो नहीं हो गया? हाँ, हो रही है। हाँ, तो मैंने उनसे कहा भाई यार मैं चक्कर में फंस गया हूँ, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों है, 1.9 क्यों नहीं है, 2.2 क्यों नहीं है, 2.3 क्यों नहीं है। उन्होंने कहा भाई ये तो मैं आज पढ़ा रहा हूँ अपनी क्लास को, और हमारी टेक्स्ट बुक में ये इसी तरह लिखा हुआ है कि बस इनवर्स स्क्वायर लॉ है। हम ये चीज क्वेश्चन नहीं करते, फिजिक्स के पीएचडी कोर्स में भी नहीं करते क्वेश्चन। तो आप कोई पीएचडी का फिजिक्स का कोर्स थोड़ी पढ़ा रहे हैं, आप तो मैथ की वर्कशॉप करा रहे हैं। ये उल्टे सीधे सवाल आपके किसने पूछने शुरू कर दिए? मैंने कहा ये उल्टा सीधा सवाल नहीं है, ये जिसने भी पूछा है मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ, और ये जब तक इसका जवाब मुझे नहीं मिल जाएगा वो मुझे आगे नहीं चलने देगा, और अच्छी बात है कि वो आगे नहीं चलने देगा। हाँ जी, हेलो हेलो जी सर। हेलो। हाँ जी, तो वो कहने लगे कि आपने अजीब सर पे चढ़ाया हुआ है स्टूडेंट्स को, इस तरह थोड़ी पढ़ाई होती है। मैंने कहा असल पढ़ाई इसी तरह ही होती है। अच्छा, अब जब मैंने देख लिया कि मुझे इसका जवाब नहीं मिलेगा, तो मैं वापस जब मुंह बिसूर के क्लास की तरफ वापस मैंने देखा, ऑनलाइन क्लास हो रही थी, तो मैंने कहा अब मैं क्या जवाब उनको, मुझे तो इसका जवाब पता नहीं है। तो और मैं एक थप्पड़ तो लगा नहीं सकता ऑनलाइन। हाँ, तो इत्तेफाक की बात है कि एक पार्टिसिपेंट ने मेरा मसला हल कर दिया। उसने कहा तुम ये डॉक्टर अशरफ से क्यों पूछ रहे हो सवाल, तुम ऐसा करो कि तुम्हारे पास जियोजेब्रा है, तुम इनवर्स स्क्वायर लॉ की बजाय इनवर्स क्यूब लॉ लगा दो या इनवर्स 1.9 लगा दो, और वो ये प्लेनेटरी सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम जो है, दोबारा डिजाइन करो और देखो मोशन कैसे होती है। अब आप देखें ये कैसा जबरदस्त जवाब, ये बच्चे मैथमेटिक्स खुद डिस्कवर कर रहे थे। आप अंदाजा करें कि 15 मिनट के अंदर वो सब लोग लग गए, जुट गए कि हम जल्दी जल्दी सोलर सिस्टम को बनाते हैं, और उसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ की बजाय, पावर स्क्वायर को करने की बजाय 1.9 कर देते हैं या 2.1 कर देते हैं या 2.2 कर देते हैं। देखिए होता क्या है। और जनाब 20 मिनट के बाद मुझे जवाब मिल गया। मुझे क्या जवाब मिल गया, उनको जवाब मिल गया। कहने लगे जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ है, वरना जो मुसीबतें आती ना, कभी सर्दियां जो थी वो 4 साल लंबी हो जाती, कभी समर जो था वो 2 महीने का हो जाता, ये तो सारा कुछ अनप्रेडिक्टेबल हो जाता। देखिए ये कितनी मजे की बात है, आपने किसी क्लास में ये चीज नहीं देखी होगी कि आप एक्सपेरिमेंट करके कोई चीज डिस्कवर करने की कोशिश करें मैथमेटिक्स के अंदर। और जियोजेब्रा का जो प्लेटफॉर्म है वो आपको ये सहूलत प्रोवाइड करता है कि इस तरह के उल्टे सीधे सवाल नहीं है, ये बड़े गहरे सवाल हैं कि इनका जवाब भी। नवीद साहब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, और जब आप बता रहे थे तो मैं यही सोच रहा था कि इसका जवाब कैसे दिया होगा आपने, लेकिन ये बहुत ही वंडरफुल है इसका जवाब देने का। इसका जवाब देने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है जियोजेब्रा। कि आप कहें कि अच्छा ठीक है हम बनाते हैं, यू स्टार्ट प्लेइंग द रोल ऑफ द गॉड, हम कानून बनाते हैं। हाँ, और उस कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलेगा।
जैसे कोई बंदा अगर फर्ज करें दूसरी शादी करना चाहता है तो उसके दोस्त उसको समझाते हैं, उसके घर वाले बहुत समझाते हैं, यार मुसीबत पड़ जाएगी, एक बीवी को संभालना ही बहुत मुश्किल है, तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो। अगर उसको समझ नहीं आती ना तो उससे कहना चाहिए कर ले तू भाई, तुझे 1 साल में समझ आ जाएगी। ये जियो जबरा जो है वो आपको, ये बात जरा गौर से सुने, मैथमेटिकल साइंसेस जो हैं, मैथमेटिक्स जो है वो साइंसेस से मुख्तलिफ किस तरह से है? इस तरह से कि इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता था, इसमें सिर्फ इक्वेशंस होती थी, और आपका पेपर जब वो चेक करते थे तो आपका जवाब अगर 3.7567 की जगह 3.55 आ जाता था तो वो कहते थे 0 नंबर। ठीक है ना? जियो जबरा ने मैथमेटिक्स को एक्सपेरिमेंटल साइंस बना दिया। ये जियो जबरा का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आप खुद से चीजें डिस्कवर कर सकते हैं। It has become an experimental science. तो अब ये प्लेनेट है जी, चेंज हो गई क्या जी, तरह से चेंज हो गई है, इसकी एक लैब बन गई है। आप अंदाजा कर सकते हैं जियो जबरा की वजह से जितना बड़ा इनकलाब आया है मैथ एजुकेशन के अंदर, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। यानी ये जो मोबाइल फोन्स का इनकलाब था जिसकी वजह से आप देखें आज मेरे ड्राइवर के पास भी मोबाइल फ़ोन है, मेरे मालिक के पास भी मोबाइल फ़ोन है, जो हमारे घर मेड है उसके पास भी मोबाइल फ़ोन है। और ये सारा कुछ जो हुआ है ये मेरे लाइफ टाइम में हुआ है। आप अंदाज़ा करें कि पहले मोबाइल फ़ोन के आने से पहले मेरे मामू पीएचडी करने गए थे और वापस आए थे 69 में, जब मैं एफएससी में था और मेरी यूईटी में मेरा दाखिला हुआ था। तो मैं उस वक्त मतलब स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। अच्छा, मेरे मामू गए थे 62 में पीएचडी करने अमेरिका और 69 में वो वापस आए। आपको पता है कि इस दौरान में 7-8 साल का जो वक्फा था, उन्होंने अमेरिका से हमें कितने फ़ोन किए होंगे? कैन यू इमेजिन, कैन वन ऑफ यू प्रेडिक्ट, या आप गैस मार लें कि कितने टेलीफोन किए होंगे 8 साल के दौरान में? Less than 10. He exactly made 2 calls, और वो 2 कॉल्स मिलाने के लिए उनको 6 घंटे इंतजार करना पड़ा। कॉल मिलाई, कॉल अमेरिका से जहां पर वो थे वो न्यूयॉर्क गई, न्यूयॉर्क से वो लंदन गई, ऑपरेटर के पास गई, ऑपरेटर से वो फिर यूरोप गई, यूरोप से वो कहीं और गई, वहां से ऑपरेटर ने उसको कनेक्ट करने की कोशिश की, जब उसको लाइन मिली फिर जाके वो कराची गई, फिर कराची से वो मुल्तान गई, हम मुल्तान में थे उसको। 6 घंटे उन्हें इंतजार करना पड़ा। एक उन्होंने कॉल उस वक्त की जब उनकी बहन की डेथ हो गई थी, जाहिर है वो बड़ा उनके लिए तकलीफ दे लम्हा था, उन्होंने टेलीफोन करना ही करना था। और एक दफा उन्होंने टेलीफोन उस वक्त किया जब उनकी पीएचडी की डिग्री उनको मिल गई। सिर्फ 2 दफा उन्होंने टेलीफोन किया और 6-6 घंटे इंतजार करना पड़ा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं कोरिया में आपसे बातचीत कर रहा हूं खान साहब। जी सर, जी सर। तो अब तो कम्युनिकेशन कैसा रेवोल्यूशन, इसी तरह से जियो जबरा उससे भी बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आया है। आपको अंदाजा नहीं है इस चीज का कि आप जो कुछ मेरे साथ इस वर्कशॉप में, मेरी इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जान लें आप, जियो जबरा है और आपका दिमाग है, बस अशरफ इकबाल को निकाल के बाहर फेंक दे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब मैं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाकर ये लेक्चर देता हूं इंक्लूडिंग लम्स कि भाई जियो जबरा इस्तेमाल कर लो, तो पता है वहां टीचर क्या कहते हैं? कैन यू इमेजिन कि मुझे जवाब क्या मिला? न्यूटन के पास कोई जियो जबरा था जो उसने मैथमेटिक्स दरियाफ्त किया, आइंस्टाइन के पास कोई जियो जबरा था जो उसने मैंने कहा यार यहाँ आइंस्टाइन पैदा नहीं हो रहे, यहाँ न्यूटन पैदा नहीं हो रहे, ये कई हजार सालों में एक दफा पैदा होते हैं।
है जी। तो इस तरह तो फिर कितनी यूज ना करें, वो भी नहीं था, अपनी गाड़ी भी यूज ना जी करें, वो भी नहीं था। सर इस तरह तो कंप्यूटर को भी यूज नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं था कुछ साल पहले, बिल्कुल और गाड़ी भी बिल्कुल। यूज अब ना जब करें, वो भी नहीं थी। मजे की प्रिंटर बात यह प्रिंटर है, भी नहीं था। हाँ मजे की बात यह है कि मैथमेटिक्स के दो हिस्से हैं। एक इसका थिंकिंग पार्ट है कि बड़ा जरूरी है आपके लिए, ये पहली वर्कशॉप में आपको ये बताना बहुत जरूरी है, और जी सर। आपको ये चीज अपने जहन नशीन करना भी बहुत जरूरी है कि मैथ के दो पार्ट्स हैं। एक जी तो सोच का पार्ट है, थिंकिंग का पार्ट है, जी सर। जिसमें इंट्यूशन आती है और कॉमन सेंस आती है। उसमें कोई नोटेशन वोटेशन कुछ नहीं आती। कोई आइंस्टाइन का मैं बात कर रहा था ना कि वो उसको नोटेशंस नहीं आती थी, उसके बस जहन में अजीब और गरीब ख्यालात आते थे। तो ये जो Yes, अजीब sir. और गरीब ख्यालात होते हैं ना, मैथ का 70% हिस्सा तो ये है, लेकिन बल्कि सर 80%। हमारे यहाँ तो 99% ख्यालात का कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ नोटेशंस हाँ जी। को ही और बस फॉलो बाकी किया जाता है, अच्छा बाकी जो है वो कैलकुलेशंस है, ठीक है ना। आपने जैसे कहा कि 99% तो हम कैलकुलेशन करते रहते हैं है। ख्यालात की तरफ। अच्छा इस वर्कशॉप में हम 99% ख्यालात पे जाएंगे। Yes, sir. अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं कि न्यूरो साइंस जो है वो हमें ये बताती है कि इंसान का जो दिमाग बनाया गया है, जो इवॉल्व हुआ है कई हजार साल के अंदर, बल्कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर, वो इस तरह से बनाया गया है कि वो कोई चीज अगर देखता है तो उसको फौरन समझ लेता है। वो ख्यालात उसके दिमाग में बहुत अच्छे चलते हैं। जमा माइनस वो अच्छी नहीं कर सकता। अगर आप किसी बच्चे से कहें 3.5678 को 5.89674 से जरब दो, वो तो मैं भी नहीं कर सकता यार, कोई भी नहीं कर सकता। हाँ कैलकुलेटर कर सकता है वो काम। अच्छा कैलकुलेटर कैलकुलेशन कर सकता है। हाँ मजे की बात देखें, या कंप्यूटर कैलकुलेशन कर सकता है लेकिन सोच नहीं सकता। हमारा दिमाग सोच सकता है लेकिन कैलकुलेशन नहीं कर सकता। तो हमने उल्टा हिसाब किया हुआ है। हिसाब उल्टा कैसे किया हुआ है कि सोचने का हिसाब किताब हमने छोड़ दिया है, और कैलकुलेशन करने का हिसाब किताब जो कंप्यूटर अच्छी तरह कर सकता है वो हम अपने दिमाग से करवाने की कोशिश करते हैं। बेवकूफी की, स्टूपिडिटी की इंतहा है नवीद साहब। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा आप ये जान के आपको हैरानी होगी, ये आज का जो लेक्चर था उसमें मैं कहानियां सुना रहा हूं, लेकिन ये कहानियां बड़ी अहम है कि आपकी जो सोच की परवाज है ना, जो आपकी इंट्यूशन और कॉमन सेंस है, उसको किसी तरह खोलने की कोशिश करें। उसको आपकी जो 15 साल की, 16 साल की, 17 18 साल की एजुकेशन है, उसने पूरी कोशिश की है कि वो बंद हो जाए। अब आपका काम है कि उसको खोलने की कोशिश करें। मेरी जो सबसे बड़ी ग्रैंड चाइल्ड है वो मेरी पोती है। अच्छा उसके बाद दूसरा बड़ा बेटा है, उसका बेटा है मेरा जो उससे 1 साल छोटा है। तो जो ग्रैंड डॉटर है मेरी, उसकी अम्मी और अब्बा जो हैं वो बहुत कोशिश करते हैं कि इसको मैथ बहुत अच्छा आना चाहिए। वो जरूर से ज्यादा, कुछ पेरेंट्स होते हैं ना जो, नबी साहब आपके बच्चे हैं? जी सर। पता नहीं आप कितना सख्ती करते हैं या कितने कंसर्न हैं कि उनको कितना जोर डालते हैं, कितना बोझ डालते हैं उनके ऊपर कि वो मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करें। ये मेरा जो दरमियानी बेटा है वो मेरी ग्रैंड डॉटर पे बहुत जोर डालता है। अच्छा इनको पता चला कि लाहौर बीकन हाउस में या ग्रामर स्कूल में, हाँ जी यार समझ के बड़ी करना है, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, केक काटो ना, मैं आ रहा हूँ। इनको पता चला कि लाहौर ग्रामर या बीकन हाउस में एक नया कोर्स शुरू हुआ है। प्रोग्राम नहीं शुरू हुआ, सिर्फ मैथ का कोर्स है, वर्कशॉप है एक तरह की, 1 सेमेस्टर की, और उसकी फीस कोई 50,000 के करीब है, 40,000 या 50,000 या 35,000 रुपये पर मंथ है, काफी सारी फीस है। और उसका नाम है प्रोग्राम का
डू यू वांट टू मेक योर सन अ मैथ गाय? यार वो देख लो, नुस्खे वगैरह सारे रख लो इसके अंदर। हाँ, अच्छा, तो वो अगर आप अपने बच्चे को मैथ गाय बनाना चाहते हैं, वो दूध देने वाली गाय नहीं है, मैं ये दूसरा गाय, आपको पता है ना? हाँ, जी सर। वो मैथ गाय अगर दूध देने वाली गाय बना दें तो फिर कोई फायदा भी हो जाए, खालिस दूध मिलना शुरू हो जाए। हाँ, तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसमें रजिस्टर करा लें। इन्होंने फटाफट इतने पैसे खर्च करके अपनी अपनी बेटी को, मेरी ग्रैंड डॉटर है, उसको उन्होंने दाखिल कर दिया उसमें, और उसने टॉप किया उसके अंदर। तो जब 4 महीने के बाद वो कोर्स खत्म हो गया तो मेरा बेटा और बहू मेरे पास आए हुए थे। उन्होंने कहा जी आप मैथ एजुकेशन की बड़ी बड़ी बड़कें लगाते हैं ना, आप इसको टेस्ट करें कि इसको कितना मैथ आता है। हाँ, तो इतने में ये हुआ कि मेरा जो पोता है ना, दूसरा जो बड़े बेटे का है, वो उससे 1 साल छोटा है, वो भी आ गया। उसने सुना कि टेस्ट हो रहा है, उसने कहा मैं भी टेस्ट में हिस्सा लूंगा। अच्छा, अब मैं गू मगू में पड़ गया। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, इसके पेरेंट्स तो इसको इतनी कोशिश करते नहीं है, और इसको तो जानवरों का बहुत शौक है, कभी कबूतर, कभी मुर्गियां, कभी तोते, कभी कुत्ते, कभी बिल्लियां। मैथ तो इसको इतना अच्छा नहीं आता। तो अब मैं इसके सामने अगर वो इसकी जो कजिन है उससे पूछ लूंगा कोई मैथ का सवाल, और फिर इससे भी पूछूंगा, तो ये तो फेल हो जाएगा और वो पास हो जाएगी, तो बड़ा डिस्करेजमेंट होता है ना बच्चों को। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको अगर आपका कोई जवाब गलत हो जाए तो आपको कभी डिस्करेज नहीं होना। हाँ, यस सर। अच्छा, तो मैंने उससे कहा कि नहीं यार, अभी हम ये इम्तिहान नहीं ले रहे, मैं अभी टेस्ट ले ही नहीं रहा। तो वो मेरी ग्रैंड डॉटर जो थी वो पीछे पड़ गई कि नहीं जी टेस्ट लें, अभी लें टेस्ट। उसको पता था कि ये जो मेरा कजिन है इसको तो मैथ आता नहीं है, और मुझे मैथ बहुत अच्छा आता है। मैं गिनतियों, उंगलियों पर जरब भी दे देती हूँ, तकसीम भी कर देती हूँ, जमा भी कर देती हूँ, माइनस भी कर देती हूँ। इसको तो जमा माइनस पूरी तरह ये कागज पे नहीं कर सकता। ये 8-9 साल के थे ये, हैं जी। तो वो पीछे जी पड़ गई, नहीं, और वो मेरा पोता भी पीछे पड़ गया, नहीं अभी अभी पूछे, आप मेरे से भी पूछे, इससे भी पूछे। अब मैं मजबूर हो गया, मैंने कहा अब क्या करूं। मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर से पूछा कि तुम्हारे पास, आप सवाल जरा गौर से सुने, आप देखें, असल होता है सवाल को समझना, सवाल को समझने की कोशिश करें। मैंने कहा तुम्हारे पास 3 इरेजर्स हैं, मैं तुम्हें 4 पेंसिल्स और दे देता हूं, तो अब टोटल इरेजर्स कितने होंगे तुम्हारे पास? पहले 3 इरेजर दिए थे, अब मैंने 4 पेंसिल्स दे दी। तो कहती है 3 + 4 = 7। उसको ये बताया गया था कि अगर 2 नंबर दिए जाए ना तुम्हें, तो तुमने या उनको ऐड करना है, या मल्टीप्लाई करना है, या डिवाइड करना है, या माइनस करना है। यानी उन्होंने उसको कैलकुलेटर बना दिया था, वो मैथ गाय बन गई थी। और मैं तो वो अगर मैं उससे कहता ना कि तुम्हारे पास 3.578 कोई चीज है और उसको जरब देना है 5.3 से, तो वो भी वो कर लेती फटाफट। मतलब जो कैलकुलेटर आसानी से कर सकता है वो सब काम कर सकती थी। अच्छा, अब मैंने पूछा, अब वो मेरा ग्रैंड सन जो था, उसको पता नहीं चला कि जवाब इसने सही दिया है या गलत दिया है, इसलिए कि मैंने कोई इंप्रेशन नहीं दिया कि तुमने जवाब सही दिया है या गलत दिया है। उसने कहा अब आप मुझसे पूछें। उसने पहले, वो मेरी ग्रैंड डॉटर ने कहा पहले बताएं तो सही मैंने जवाब सही दिया या गलत दिया। मैंने कहा वो बाद में बताऊंगा मैं। तो मैंने अपने ग्रैंड सन से पूछा, कहता है अब मुझसे पूछें। मैंने कहा कि तुम्हारे पास 5 किताबें हैं और 3 पेंसिलें हैं, मैं तुमसे 3 पेंसिलें ले लेता हूं, अब बताओ तुम्हारे पास कितनी किताबें बची हैं? हाँ, अच्छा, मसला उसका ये था कि उसको उंगलियों पर जमा माइनस करना नहीं आता था। हाँ, तो उसने, जब उसे नहीं आता था जमा माइनस ज़रब तक़सीम, तो उसने सोचना शुरू कर दिया, उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में ट्रांसफॉर्म कर दिया।
उसने सोचना शुरू कर दिया इसके बारे में कि 5 किताबें हैं और 3 इरेजर क्या हैं, मैंने क्या बताया था, और मैं ये इरेजर ले लिए हैं, तो किताबें तो उतनी की उतनी रही। हाँ, तो वो मुझसे कहता है आप पागल हैं। ये मेरे मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो मेरे साथ बड़ी बेतकल्लुफी से बात करते हैं, कहते हैं आप कोई पागल हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं, किताबें तो उतनी रहेंगी। अब आप देखें कि एक बच्चे ने बगैर सोचे समझे जवाब दिया, वो मैथ गाय थी। ये दूसरा बच्चा जो था ये मैथ गाय नहीं था, इसने अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल की। Yes. और साफ जाहिर है जी। Yes. अब आपको पता चला कि क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है और क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। असल चीज कैलकुलेशन करना नहीं है, वो आप कैलकुलेटर से करा लें, जियोजेब्रा से करा लें, लेकिन जो सोच है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहां से आई है, ये चीज जो है ये आपको कोई कैलकुलेटर या एआई, अभी बहुत एडवांस हो गई है लेकिन उसके बावजूद भी इतनी एडवांस नहीं हुई कि वो इस तरह के सवालों के जवाब दे सके। है नबीद साहब क्या? बिल्कुल जी जी सर, जो एआई है वो तो बाउंड है ह्यूमन मेड मॉडल्स के ऊपर। जी जी अगर हम एक मॉडल नहीं बना सकते, वो जो मॉडल बनाएंगे उससे ही वो जी जी बाउंड बिल्कुल हो। सही। ये अब आप देखें कि ये जो पैटर्न्स हैं ये भी आर्ट का पैटर्न लगते हैं। ये जमीन है, उसके गिर्द ये सूरज चक्कर लगा रहा है। ये सारी जो प्लेनेटरी मोशन है वो इनवर्स के लॉ के तहत हमने प्रेडिक्ट की है, और ये हमारे स्टूडेंट्स ने ही ग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं। अब आप देखें कैलकुलस की किसी भी क्लास में प्लेनेटरी सिस्टम की मोशन को किसी ने भी आज तक, कैलकुलस का पहला कोर्स हो, दूसरा कोर्स हो, तीसरा कोर्स हो, उसमें किसी ने सिमुलेट किया होगा? कभी भी नहीं किया होगा। वो हम आपको ऐसे कराएंगे, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि हमने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, आपको ये एहसास होगा कि ये तो कोई बात ही नहीं थी यार, ये तो जियोजेब्रा ने तो इसको ऐसे चुटकी बजाते हुए हम कर सकते हैं। मजे की बात इस वर्कशॉप की यही है कि आपको ये एहसास होगा कि जिस चीज को हम मुश्किल समझ रहे थे वो तो केक की मानिंद है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आजे 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 आ जाओ। ये देखें जी, जो मेरे घर पे वर्कशॉप्स होती थी ये उनकी तस्वीरें हैं। मैथ लर्निंग का बारे में मैंने अक्सर मेरी डिस्कशन, ये वर्कशॉप मेरी एक यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही है। एक सवाल मैं पूछता हूँ अक्सर लोगों से, और आपको ये सुन के बड़ी हैरानी होगी, बैठ जाओ, ये सुन के बड़ी हैरानी होगी कि इस वक्त भी हमारी वर्कशॉप में और इससे पहले भी हमारी वर्कशॉप में लम्स के ग्रेजुएट भी थे। हाँ, ये नबी साहब जरा गौर से सुने ये बात, और खान साहब आप भी जरा गौर से सुने ये बात, और बाकी लोग भी गौर से सुने। मेरे पास बहुत बैकवर्ड एरिया से, ट्राइबल एरिया से भी स्टूडेंट्स थे मैथ्स के। मेरे पास लम्स से भी ग्रेजुएट्स थे जो मेरी वर्कशॉप अटेंड कर रहे थे। मेरे पास रहीम यार खान से भी लड़के लड़कियां थीं। मेरे पास दादू से भी बच्चे थे जो वर्कशॉप अटेंड कर रहे थे। तो अब आप देखें, लम्स का, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का कोई मुकाबला हो सकता है इन छोटे शहरों के कॉलेजों के साथ? नहीं हो सकता ना। दूर दूर तक। लेकिन आप ये सोचें, ये अंदाजा करें कि द टाइप ऑफ मिस्टेक्स दे मेक वर एग्जैक्टली द सेम। ये बड़ी अजीब बात है। तो इसका मतलब ये कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद, ये मेरी मदर के साथ मेरी तस्वीर है जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। अच्छा, आपको पता है 1967 में की जो जंग थी, यार मुझे भी भागना पड़ेगा, मुझे बस वहां शक्ल दिखा दो ना। 1967 की जो जंग थी, आपको पता है किसके दरमियान हुई थी वो? अरब एंड इसराइल के। अरब एंड इसराइल के। और उसमें क्या हुआ था उस जंग में? उसमें अरब्स जो थे वो इक्विपमेंट के हिसाब से, तादाद के हिसाब से 10 गुना ज्यादा थे इसराइल से।
जी इसीलिए वो चढ़ दौड़े थे। लेकिन एक चीज फर्क थी उनमें, अरब्स में और इसराइलियों में। दिमाग की बात नहीं कर रहा मैं, उन्होंने मैथमेटिकली वॉर गेम्स खेले थे। वॉर सिनेरियोज को उन्होंने मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्म किया था और वो तमाम सिनेरियोज बनाए थे कि अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे, अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे। और इजिप्शियंस ने या जॉर्डेनियंस ने या सीरियंस ने एक भी मैथ गेम नहीं खेला था। हाँ जी, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज वॉर गेम्स जंग का पाया पलट गया एक दो घंटे के अंदर। आपको पता है मैं नासा लैंगले में कुछ अरसे काम करता रहा हूं। हाँ जी जी सर। तो उसमें मेरे साथ आपको बताया था, चलें फिर मैं दोबारा नहीं रिपीट करता। एक इजरायली प्रोफेसर था जो टैंक कमांडर भी था। आपने ये बताया था कि आप नासा में काम करते थे, ये अच्छा वाकया नहीं, मेरे कमरे में मैं शेयर करता था एक इजरायली प्रोफेसर जो समर में वहां आ जाता था, इसराइल में रहता था, वो टैंक कमांडर भी था। तो वो कभी कभार हम खाना खाने चले जाया करते थे साथ। तो वहां कुछ पैलेस्टीनियंस थे, उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम ये इजरायली के साथ बड़े चम्मी होने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा यार मैं क्या चम्मी होने की कोशिश कर रहा हूँ, हम कमरे में साथ रहते हैं, अगर हम खाना खाने साथ चले जाते हैं तो इसमें क्या अर्ज है। तो कहने तुम्हें पता है कि वो टैंक कमांडर भी है। मैंने कहा हाँ, उसने मुझे बताया था कि टैंक कमांडर है। तो कहने लगा कि ना सिर्फ वो टैंक कमांडर है बल्कि उसका कोर्ट मार्शल हुआ है 3 दफा, इसलिए कि वो जब भी जंग में शरीक होता था उसके ऑर्डर्स ये होते थे कि डू नॉट अरेस्ट एनीवन। इसका मतलब पता है आपको क्या होता है? जी सर। क्या मतलब है? मार दो, सबको मार। मैंने कहा अच्छा मैं उससे पूछूंगा जाके, अभी मैं जाके पूछता हूं उससे। तो मैं कमरे में गया, वो बैठा हुआ था। मैंने कहा यार तुमसे एक बात पूछनी है, तुम तो बड़े शरीफ आदमी लगते हो, तो तुमने ये ऑर्डर दिए थे जंग में 67 की जंग में जब तुम टैंक कमांड कर रहे थे, और बाद में 74 में भी जंग में इसने हिस्सा लिया था। मैं तो 85-86 में था ना नासा में। तो कहता है अशरफ हाँ मैंने ये ऑर्डर दिए थे कि सबको मार दो। तो मैंने कहा ये तो बड़ी गलत बात है यार, तुम कितने बेरहम आदमी हो। कहते हैं तुम अगर मेरी जगह होते ना तुम भी यही करते। मैंने कहा मैं कैसे करता ये। कहते हैं पता है उन्होंने उनकी तरफ से ऑर्डर किया थे, हमें ऊपर से ऑर्डर किए आए थे, ऊपर से ये ऑर्डर आए थे कि तुम जो मेरी यूनिट थी उसमें 3 इजरायली थे और 10,000 इजिप्शियंस ने हथियार डाल दिए थे। 300 इसराइलियों के सामने 10,000 इजिप्शियंस ने हथियार डाल दिए थे सिनाई के डेजर्ट में, जहां टेम्परेचर 50 डिग्रीज था। जून में जंग हुई थी ना। तो कहते हैं हमें ऊपर से ये इंस्ट्रक्शंस आई थी कि इनको मारना नहीं है, कैदी भी नहीं बनाना, इसलिए कि कैदी, हमें तो पानी नहीं है पीने के लिए, हमारे अपने लोगों के लिए पानी नहीं है, इनको कहां से पानी पिलाएंगे, तो कैदी नहीं बनाना इनको। तो करना क्या है, इनके जूते उतारने और इनसे कहना है अब भाग जाओ। और इसका मतलब यह था कि वो भूखे प्यासे वहां सहरा में जिस तरह की उन्हें मौत आनी थी ना, उससे बेहतर था कि उनको मार देते। तो आप ये अंदाजा करें कि मैथमेटिक्स का प्रोफेसर होना और एक फौज में जनरल होना, हमारे यहाँ या तो जनरल हैं जो DHA की जमीनों के प्लॉट बेचते हैं, और या मैथमेटिशियंस हैं जिनको मैथमेटिक्स नहीं आता और जंग करनी भी नहीं आती। ये जो कॉम्बिनेशन है ना मैथमेटिक्स का, और मैथमेटिक्स के साथ अपने मुल्क का दिफा भी करना है साथ ही, उसके सारे जो PhD स्टूडेंट्स थे ना रिसर्च के, वो सारी उसकी यूनिट थी। He was a very renowned mathematician। तो ऐसी कौम से लड़ना जो है ना आसान काम नहीं है। जी सर। यस। ये आपको शक्ल नजर आ रही है। ये देखें कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो चीजें हम पढ़ेंगे वो कंप्यूटर ग्राफिक्स में बहुत इस्तेमाल होती हैं। ये इसका नाम है ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग का आप गूगल कीजिएगा कि उसकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी मैथमेटिक्स में और इंजीनियरिंग में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर
में उसने क्या कंट्रीब्यूशन की थी कि इंग्लैंड और जो एलाइड पावर्स थी उनको जितवाने में मैथमेटिक्स ने क्या किरदार अदा किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। यानी आपको ये पता नहीं होगा तारीख में, ये हम बताते भी नहीं तारीख में, कि मैथमेटिक्स का 60% रोल था जर्मनी को और जापान को हराने में। तो अब आप मुझे अगर 15 मिनट इजाजत दे दें, अगले दफा मैं 15 मिनट पूरे कर लूंगा। आई एम वेरी सॉरी कि मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं, मुझे सालगिरह में भी अपना मुंह दिखाना है और उसके बाद डॉक्टर के पास भी जाना है। आंखों में प्रॉब्लम है। आई एम वेरी सॉरी, आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस। हाँ, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? वेरी गुड सर, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि हमने मैथ तो पढ़ा नहीं इसमें। हाँ, कहानी नहीं सुनी। मोटिवेटिंग भी है और इंफॉर्मेटिव भी था ये लेक्चर। हाँ जी, और इससे मैंने एक मैथ चीज ये भी नोटिस की है कि अगर आप सारी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट एक ही मसला कर रहे थे, तो दैट मींस कि आप जीरो से लेके चलेंगे हमें इसमें, तो हर बंदा एक ही बिल्कुल, लेवल पे। हाँ जी बिल्कुल, सब एक लेवल पे होंगे और सबको हम एक साथ लेकर चलेंगे। और उन प्रॉब्लम्स पे जिस पे वो फंसते हैं, वो मुझे ज़बानी याद है। मुझे ये भी याद है कि मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा तो इसका गलत जवाब कौन सा होगा और सही जवाब कौन सा होगा, और आप क्या गलत जवाब देंगे, और मुझे ये भी मालूम है कि क्यों देंगे। तो व्हाई, हाउ एंड वेयर, ये तीनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। पेडागोजिकली इसके रीजंस पता होने चाहिए कि इस सवाल का जवाब गलत क्यों आता है। ठीक है जी। अपने रिटर्न अपने कमेंट्स जो हैं वो प्लीज मुझे भेज दीजिएगा, मुझे ईमेल कर दीजिएगा। अब मुझे खुदा हाफिज कहिए, मेरी वाइफ भी मुझे बुरा भला कह रही होंगी और उधर डॉक्टर भी मेरा इंतजार कर रहा होगा। ऑल राइट, पार्टी में कोई खूबसूरत खातून नहीं आई होंगे।